ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो स्टार्ट लिया था। सॉरी, दो क्लासेस हमने ट्रांसफॉर्मेशन को दे दी हैं। इन द फर्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड transformation. In the first class we discussed translation, and then later on we discuss uh, stretch. Then we also discussed, firstly we discussed translation, then we discussed reflection, and then we discussed stretch. तो हमने इस ऑर्डर में ट्रांसफॉर्मेशंस कवर कर ली हैं, और हमने कहा था कि वी विल डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस अलोंग विद द पास्ट पेपर इन द नेक्स्ट क्लास। और आज वो क्लास आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की कॉम्बिनेशन से बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक दफ़ा ट्रांसलेशन का सोचते हैं कि व्हेन अ कांस्टेंट इज बीइंग एडेड विद इन द ब्रैकेट, एक्स में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो या ओवरऑल फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, तो इफ अ कांस्टेंट इज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, then that is translation. If negative sign is being multiplied with x or with the entire function, then that is reflection. And if a number other than -1, okay, minus का मतलब -1 जब multiply हो रहा है with x or with the entire function, then it is reflection. But if a function, if a number other than -1 is being multiplied with x or with the entire function, then it is a stretch. और मैंने कहा था ट्रांसलेट, अगर विद इन द ब्रैकेट कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ट्रांसलेशन है एक्स डायरेक्शन वाली, तो हम करते हैं ट्रांसलेशन बाय x0। जो भी x होता है उसमें हमने सीखा था कि अगर माइनस है तो हम प्लस लेते हैं, प्लस है तो माइनस लेते हैं। और अगर ओवरऑल फंक्शन में कुछ ऐड हो रहा है तो वो ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन होती है। डिफाइन करने का तरीका देखा था, ट्रांसलेशन बाय 0y। जो भी y होता है उसको डिफाइन कर देते हैं। फिर हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि अगर x में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो x साइन चेंज हो रही है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। तो अगर पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की साइन चेंज हो रही है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। सिमिलरली हमने स्ट्रेच में तो हम ट्रांसलेशन को बयान करते थे बाय ट्रांसलेशन वेक्टर, रिफ्लेक्शन को बयान करते थे बाय रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस और रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। इसके अलावा कोई तीसरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होती, सिर्फ दो ही होती हैं। और तीसरी चीज है स्ट्रेच। स्ट्रेच के अंदर हम बयान करते थे कि अगर विद इन द ब्रैकेट x से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो स्ट्रेच इन द x डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर 1/a। x का कोएफिशिएंट a है बट उसका रेसिप्रोकल जो है दैट वुड बी आवर स्ट्रेच फैक्टर या स्केल फैक्टर। और अगर पूरा फंक्शन एक नंबर a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट इज स्ट्रेच इन y डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर a। जो नंबर होता है वही मेरा स्ट्रेच फैक्टर होता है। सही है, ये तीनों किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी। और फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई ट्रांसलेशन x डायरेक्शन वाली है तो वो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करेगी, कोई अगर वाई डायरेक्शन वाली है तो वो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करेगी। मुख्तलिफ बातें डिस्कस हुई थी, सब कुछ नहीं दोहरा सकता मैं, बट मैंने एक आइडिया दे दिया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अब तक हमने जब भी एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन किया तो हमने कहा ऑर्डर का कोई मसला नहीं। विच एवर ट्रांसफॉर्मेशन यू वांट टू डिफाइन फर्स्ट यू कैन डिस्क्राइब फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन यू कैन डिस्क्राइब द अदर वन। But over here, we have to be very cautious at times, because not at all times the order, like I mean to say कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि order जो है वो important ना हो। At times the order is important and you have to follow that order only. And it is even mentioned in the past of the question that a particular order needs to be followed. तो वो order का क्या चक्कर है वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखता हूँ। तो सबसे पहले हम नोट से स्टार्ट लेते हैं। मतलब पहली जो लाइन लिखी हुई है, कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन हो रही हो तो क्या उसूल है। व्हेन कंबाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशंस केयर मस्ट बी टेकन विद द ऑर्डर इन विच द ट्रांसफॉर्मेशंस आर अप्लाइड। जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड होती हैं तो ऑर्डर मैटर करता है। कब करता है कब नहीं करता ये नोट में मजीद वाजे हो रहा है, लेकिन हमारे जहन में एक बात जरूरी है कि व्हेन एवर वी आर डिस्क्राइबिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अब तक हमने ये चीज नहीं पढ़ी थी तो हम इंडिपेंडेंटली सोच रहे थे, जब दिल चाहता था जो बयान कर देते थे। और अब तक एग्जाम्पल्स भी ऐसे थे जिसके अंदर ऑर्डर मैटर कर भी नहीं रहा था। बट जब हमने ये नॉलेज गेन कर ली, नाउ व्हेन आफ्टर दिस क्लास व्हेन वी आर एबल टू ग्रास्प ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली, देन व्हेनेवर वी आर गोइंग टू लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस। हालांकि इस बगैर इसको पढ़ाए ट्रांसफॉर्मेशन के पास पेपर्स मैं करने को दे सकता था, बट मैंने नहीं दिए। इसकी क्या वजह थी कि मैंने नहीं दिए? हो सकते थे ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल आप कर भी सकते थे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने तीनों किस्म की पढ़ा दी ना।
लेकिन पता है मैंने पासिबल्स क्यों नहीं दिए? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब ट्रांसफॉर्मेशन के पासिबल्स करें तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन वाला माइंडसेट हो, whether or not the order in that particular question matters. You should always attempt the questions with that mindset. कॉम्बिनेशन वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए. अगर कॉम्बिनेशन वाला माइंडसेट नहीं है, देन यू विल गेट स्टक, फिर मसले मसाइल आएंगे. तो कॉम्बिनेशन वाला माइंडसेट बहुत जरूरी है. वो क्या, कि जब कॉम्बिनेशन होगी तो कब ऑर्डर अफेक्ट हो, कब ऑर्डर मैटर करेगा, कब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ये बहुत जरूरी है समझना. तो अब जब भी क्वेश्चन को देखेंगे इसी सोच से देखेंगे इंशाल्लाह. तो सबसे पहला नोट बता रहा है, when two vertical transformations or two horizontal transformations are combined, the order in which they are applied may affect the outcome. और दूसरा नोट बता रहा है, when one horizontal and one vertical transformation are combined, the order in which they are applied does not affect the outcome. अभी जो है ये सिर्फ दो ट्रांसफॉर्मेशंस की बात हो रही है. जरूरी नहीं है कि एक सवाल के अंदर एक साथ दो ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं. लेकिन अभी सिर्फ दो की बात हो रही है. दो से ज्यादा होंगी तो फिर हम उसूल वही फॉलो करेंगे जो मैं आपके सामने इंशाल्लाह थोड़ी देर में रखने वाला हूँ. बल्कि रख भी दिया, लिख भी दिया मैं. इंशाल्लाह आपके सामने उसूल मजीद थर्ड एंड फोर्थ नोट के थ्रू रखूंगा. पहले तो ये समझ लें कि ऑर्डर मैटर कब करता है और कब नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. will the order matter, when will the order not matter. तो पहला नोट ये बता रहा है कि अगर एक साथ दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हों या फिर एक साथ दो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस कंबाइन हो रही हों, तो फिर ऑर्डर बहुत मैटर करता है. द ऑर्डर इन विच दे आर अप्लाइड मे अफेक्ट द आउटकम. किस ऑर्डर में वो कॉम्बिनेशन हो रहा है, किस ऑर्डर में ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस हो रही है, वो मैटर करता है. लिहाजा अगर मैं ऑर्डर बदल दूंगा तो आउटकम अफेक्ट हो जाएगा. तो पहली बात ये कि एक साथ दो वर्टिकल हो रही हूं तो भी ऑर्डर अफेक्ट होगा, ऑर्डर मैटर करेगा, और एक साथ दो हॉरिजॉन्टल हो रही हो तो भी ऑर्डर मैटर करेगा. अब सवाल ये पैदा होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है. तो ये बात मैंने जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करवाई थी तो मैंने कहा था, हर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्स कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करे वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है, और हर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो वाई कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करे वो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन. वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट में चेंज, वर्टिकल एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है यानी कि वाई कोऑर्डिनेट उसमें चेंज. और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज. तो ये बहुत ध्यान से समझ लें. वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन एनी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स द वाई कोऑर्डिनेट, एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एनी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स द एक्स कोऑर्डिनेट. तो इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ गया, ट्रांसलेशन बाय एक्स जीरो, मतलब एक्स की कोई वैल्यू होगी, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो गई. ट्रांसलेशन बाय ए जीरो या एक्स जीरो जो भी है. अच्छा, फिर एक्स कोऑर्डिनेट किस में चेंज होता है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में. तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस ये भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन होगी. स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन विद अ सर्टेन स्ट्रेच फैक्टर, ये भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है. वर्टिकल में क्या क्या आ गया, ट्रांसलेशन बाय जीरो वाई, अगर कोई नंबर ए है तो जीरो ए, तो जीरो वाई का मतलब एक्स का चेंज जीरो होगा, वाई का कोऑर्डिनेट को जो एग्जिस्ट करेगा. रिफ्लेक्शन के अंदर क्या हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट कब चेंज होता है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में. तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस is another vertical transformation, and stretch in y direction with a particular stretch factor, that is also a vertical transformation. तो अगर कभी दो वर्टिकल एक साथ कंबाइन हो जाएं या दो हॉरिजॉन्टल एक साथ कंबाइन हो जाएं तो फिर ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा. therefore we have to be very cautious regarding the order, as the order in which they are applied will affect the outcome, may affect the outcome. लिखा हुआ है ना, may क्यों लिखा हुआ है ये भी जरा समझो. अब जरा समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन हो या वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो कितने किस्म की होती हैं. तो दो नस्ल है इनकी, टू टाइप्स बेसिकली, ब्रॉड कैटेगरीज की बात करूं. एक एक टाइप है मल्टीप्लीकेशन और एक टाइप है एडिशन. देखिए ट्रांसलेशन जो टाइप है वो कौन सी होती है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली टाइप है ना. तो अभी मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक ही जुमरे में ले रहा हूँ, एडिशन के जुमरे में ले रहा हूँ. एडिशन में दोनों चीजें शामिल हो गई. इसी तरह मल्टीप्लाई के जुमरे में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों शामिल हो गए. तो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ओनली टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब दो कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि तीनों तीनों दो तीन किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है, उनमें या तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है या एडिशन हो रही है. तो ट्रांसलेशन वाली जो कैटेगरी है उसमें एडिशन हो रही है,
रिफ्लेक्शन में भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है और स्ट्रेच में भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो रिफ्लेक्शन की और स्ट्रेच की तो नस्ल ही सेम हो गई ना। स्ट्रेच एंड रिफ्लेक्शन की तो एग्जैक्टली सेम टाइप हो गई, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई वाली। इन रिफ्लेक्शन -1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है और स्ट्रेच के अंदर नंबर अदर देन -1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अगर दो दो वर्टिकल कंबाइन हो जाएं या दो हॉरिजॉन्टल कंबाइन हो जाएं लेकिन दोनों मल्टीप्लिकेशन वाली हो, मतलब रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच कंबाइन हो जाए, रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच कंबाइन हो जाए, दोनों मल्टीप्लिकेशन वाली हैं, तो भी मसला नहीं है। हालांकि दोनों वर्टिकल थी, एक स्ट्रेच और एक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी एक्स एक्सिस वाली थी, लेट सपोज वाई कोऑर्डिनेट अफेक्ट हो रहा था, और स्ट्रेच भी वाई डायरेक्शन वाला है। लेकिन क्योंकि दोनों की नस्ल सेम है, दोनों मल्टीप्लाई वाली है, तो अभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये बात यहाँ नहीं लिखी हुई जो मैं बता रहा हूँ उस वक्त। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो वर्टिकल कंबाइन हुई या दो हॉरिजॉन्टल कंबाइन हुई तो ऑर्डर मैटर करेगा। बट अगर दो वर्टिकल भी दोनों की दोनों वर्टिकल मल्टीप्लाई वाली नस्ल से बिलोंग करती है, यानी कि रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच स्ट्रेच, तो फिर भी मसला नहीं है। पहले स्ट्रेच कर लो, पहले पहले स्ट्रेच कर लो, या पहले रिफ्लेक्शन कर लो, या पहले रिफ्लेक्शन कर लो फिर स्ट्रेच कर लो, दोनों का मसला नहीं। मसला पता है क्या है? जब उनकी नस्ल अलग अलग हो, मतलब वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रिफ्लेक्शन कंबाइंड विथ ट्रांसलेशन, मसला कब आता है ये मैं लिखता हूं कि दो वर्टिकल है या दो हॉरिजॉन्टल है। अगर रिफ्लेक्शन कंबाइन हो जाए, मसला यहां तब आता है, रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसलेशन कंबाइन हो जाए, और दोनों की दोनों, अच्छा रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन भी कंबाइन होती है। रिफ्लेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है और मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को अफेक्ट कर रही है, और ट्रांसलेशन वाई कोऑर्डिनेट को अफेक्ट कर रही है, तो भी मसला नहीं। ये रिफ्लेक्शन कौन सी वाली हो, जो चेंज इन एक्स, अगर यहाँ से चेंज इन एक्स है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन एक्स को चेंज कर रही है तो ट्रांसलेशन भी एक्स को चेंज कर रही है। और अगर रिफ्लेक्शन वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही है तो ट्रांसलेशन भी वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर। तो एक तो रिफ्लेक्शन हो और ट्रांसलेशन हो, और दोनों की दोनों जो है वाई कोऑर्डिनेट को अफेक्ट कर रही हो, यानी कि दोनों वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, या दोनों की दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को अफेक्ट कर रही हो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन, तब मसला है। या फिर मैं कह दूं स्ट्रेच विथ स्ट्रेच प्लस ट्रांसलेशन, स्ट्रेच और ट्रांसलेशन कंबाइन हो जाए। और इसमें भी यही कि स्ट्रेच वो वाली जो चेंज वाई कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करे और ट्रांसलेशन भी वाई कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करे, और या फिर स्ट्रेच भी वो जो एक्स को अफेक्ट करे और ट्रांसलेशन भी वो जो एक्स को अफेक्ट करे। ये दो ब्रॉड सिनेरियोज में डिवाइड हो गया जिसमें प्रॉब्लम्स है। मसला यहाँ आता है, मतलब ये चार केसेस बन गए, आप समझ लो। रिफ्लेक्शन कंबाइंड विद ट्रांसलेशन है और दोनों के दोनों एक्स को अफेक्ट कर रहे हैं, या रिफ्लेक्शन कंबाइंड विद ट्रांसलेशन है और दोनों के दोनों वाई को अफेक्ट कर रहे हैं, ये दो केसेस हो गए। स्ट्रेच और ट्रांसलेशन कंबाइन हो रहे हैं और दोनों के दोनों एक्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ये थर्ड केस हो गया। स्ट्रेच और ट्रांसलेशन कंबाइन हो रहे हैं और दोनों के दोनों वाई को अफेक्ट कर रहे हैं, ये फोर्थ केस हो गया। ये वो चार केसेस हैं जिसके अंदर मसला आएगा, जिसमें हमें एहतियात करनी है। अब अगर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच कंबाइन हो जाए तो कोई मसला नहीं। रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच कंबाइन हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है। दोनों की दोनों वर्टिकल हों, दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल, तो भी कोई मसला नहीं। मसला कब है, जब रिफ्लेक्शन का कॉम्बो ट्रांसलेशन के साथ बने, मतलब एक एडिशन वाली कैटेगरी में हो, एक मल्टीप्लिकेशन वाली कैटेगरी में हो, या फिर स्ट्रेच का कॉम्बिनेशन ट्रांसलेशन के साथ बने। यहाँ भी यही है कि एक मल्टीप्लाई वाली कैटेगरी हो, एक ऐड वाली कैटेगरी। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई वाली हैं, एक एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन एडिशन वाली है और दो मल्टीप्लाई वाली। तो अगर दोनों मल्टीप्लाई वाली कंबाइन होती हैं तो चाहे वो दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल हो या दोनों की दोनों वर्टिकल हो, कोई मसला नहीं, कोई भी पहले कर ले, कोई मसला नहीं। मसला तब आता है जब जब दोनों की दोनों जब मसला जब आता है जब एक मल्टीप्लिकेशन वाली हो एक एडिशन वाली हो, जैसे ट्रांसलेशन कंबाइंड विद रिफ्लेक्शन हो या ट्रांसलेशन कंबाइंड विद स्ट्रेच। अच्छा, फिर अगर रिफ्लेक्शन चेंज इन वाई को अफेक्ट कर रही है और ट्रांसलेशन एक्स को अफेक्ट कर रही हो, तो भी कोई मसला नहीं है।
क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन जो y को अफेक्ट कर रही है वो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो ट्रांसलेशन x को अफेक्ट कर रही है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कॉम्बिनेशन में तो मसला है ही नहीं, कोई भी ऑर्डर फॉलो कर लिया जाए। मसला तब है जब मल्टीप्लीकेशन वाली एडिशन के साथ कंबाइन कंबाइन हो, और दोनों की दोनों y को अफेक्ट कर रही हो, या दोनों की दोनों x को अफेक्ट कर रही हो, तब मसला है। मेरे ख्याल से कब हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और कब ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये बात मैंने कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश की है। जरा मुझे एक्नॉलेज करें कि क्या ये मेरी बताई हुई बात आपको समझ आ गई है। जब तक कि फीडबैक नहीं मिलता ना, तसल्ली नहीं आती, मैं रिपीट करता रहता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट दे दें, ताकि मैं ये समझ जाऊँ क्लास में मौजूद बच्चों को ये बात सही से मैंने पहुंचा दी है। ये बात समझ आ रही है कब असल में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कब आ रही है? प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम जब होगी जब मल्टीप्लाई, एक ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई वाली हो और एक एडिशन वाली हो, और दोनों की दोनों या तो वर्टिकल हो या दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल हो। अगर एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, नो प्रॉब्लम, पहले हॉरिजॉन्टल कर लें फिर वर्टिकल कर लें, या पहले वर्टिकल कर लें फिर हॉरिजॉन्टल कर लें, कोई मसला नहीं। और अगर दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल हो लेकिन दोनों की दोनों मल्टीप्लाई वाली हो, अब दोनों हॉरिजॉन्टल में मसला आ सकता था ना, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल में मसला आता है, लेकिन दोनों की दोनों मल्टीप्लाई वाली है, मतलब रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच है, तो भी मसला नहीं। दोनों की दोनों वर्टिकल है तो मसला आएगा, लेकिन अगर वो दोनों मल्टीप्लाई वाली हैं, मतलब स्ट्रेच और रिफ्लेक्शन है, तो फिर भी मसला नहीं है। मसला तब है जब दोनों वर्टिकल है और एक मल्टीप्लाई वाली है एक एडिशन वाली है, या दोनों हॉरिजॉन्टल है और एक मल्टीप्लाई वाली एक एडिशन वाली। ये सिनेरियोज जो है ना, ये मसले वाले सिनेरियोज जहां हमें ऑर्डर जो है वो सोच के डिफाइन करना पड़ेगा, अंधाधुन हम फायरिंग नहीं कर सकते। If both reflection and translation affect the x coordinate, then will it always affect the outcome? Yes, it will always affect the outcome। कि पहले क्या है, फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा असल के पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, मतलब ऑर्डर मैटर करेगा, असल चीज ये है। और समटाइम इट अफेक्ट्स द आउटकम एंड समटाइम इट डज नॉट, इट ऑलवेज अफेक्ट्स द आउटकम हसन, हमेशा। अगर रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन कंबाइन हो जाएं, तो एक मल्टीप्लाई वाली कैटेगरी है और एक एडिशन वाली कैटेगरी है, तो उसमें ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले क्या होना है, पहले रिफ्लेक्शन होना है या पहले ट्रांसलेशन होना है। अब इसमें भी ये है कि अगर दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल है तो फिर पहले क्या होना है, और दोनों की दोनों वर्टिकल है तो फिर पहले क्या होना है, ये थर्ड एंड फोर्थ बुलेट आपको समझा देगा। सही है? तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट ये पता चल गया कि अगर रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन कंबाइन हो रही हो और दोनों की दोनों वाई को अफेक्ट कर रही हो, तो भी ऑर्डर मैटर करेगा, और सोच के ऑर्डर डिफाइन करना है। रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन कंबाइन हो रही हो, दोनों एक्स को अफेक्ट कर रही हो, तो भी ऑर्डर मैटर करेगा, तो भी ऑर्डर मैटर करेगा, और मुझे सोच के डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरह स्ट्रेच और ट्रांसलेशन कंबाइन हो रहे हैं, दोनों के दोनों वाई को अफेक्ट कर रहे हैं, तो भी ऑर्डर को देख के डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर स्ट्रेच और ट्रांसलेशन डिफाइन हो रहे हैं और दोनों के दोनों एक्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो भी ऑर्डर सोच के डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ ऑर्डर भी लिख दूंगा कि अगर दोनों वाई को अफेक्ट कर रहे हैं तो पहला कौन सा होगा फिर बाद में कौन सा होगा, और अगर दोनों एक्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो पहला कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा, ये भी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। तो पहले तो ये जो बात दो फर्स्ट टू नोट्स में नहीं लिखी हुई थी बिल्कुल खोल के मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ मे अफेक्ट द आउटकम जो लिखा हुआ है ना, इसका यही मतलब है कि दोनों वर्टिकल अगर मल्टीप्लाई वाली नस्ल की है तो फिर तो आउटकम अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों वर्टिकल जो है उसमें एक मल्टीप्लीकेशन वाली नस्ल से बिलोंग करती है और एक एडिशन वाली, तो फिर आउटकम अफेक्ट होगा। तो यहाँ एक नोट की फॉर्म में सिर्फ मे अफेक्ट द आउटकम लिखा हुआ है, लेकिन इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दी। और अगर हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन वर्टिकल के साथ है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन वाली नस्ल हो एडिशन वाली नस्ल हो, कोई मसला ही नहीं, फिर किसी भी ऑर्डर में डिफाइन करें कोई मसला नहीं। मसला कब आता है? जब दोनों हॉरिजॉन्टल हो या फिर दोनों वर्टिकल हो, और उसमें एक मल्टीप्लिकेशन वाली नस्ल से बिलोंग करती हो और एक एडिशन वाली नस्ल से बिलोंग करती हो। एडिशन वाली एक ही नस्ल है ट्रांसलेशन, और मल्टीप्लिकेशन वाली क्योंकि दो कैटेगरीज हैं, लिहाजा उसमें से या तो रिफ्लेक्शन हो इन्वॉल्व या स्ट्रेच, और ट्रांसलेशन के साथ इन दोनों में से कोई एक भी मर्ज होगा तो मसला आएगा। ये मैंने सिनेरियोज आपके सामने चार लिख दी, एक सिनेरियो, दो सिनेरियो, तीन सिनेरियो और चार सिनेरियो। अच्छा अब ये थर्ड बुलेट देखते हैं।
वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलो द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एज यूज्ड इन अरिथमेटिक। अब ये कह रहा है कि वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अगर कंबाइन होती हैं तो नोट नंबर 1 ने बता दिया कि आउटकम अफेक्ट होगा, आउटकम अफेक्ट होगा। जैसे रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन ये वाली है, या स्ट्रेच और ट्रांसलेशन ये वाली है, तो आउटकम अफेक्ट होगा। और जो अफेक्ट होगा तो कौन सा पहले कौन सा बाद में, कौन सा पहले और कौन सा बाद में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलो द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एज यूज्ड इन अरिथमेटिक। अभी ये आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अभी सिर्फ याद रखने की हद तक जहन में बैठा ले। अच्छा, ये वो टॉपिक है जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग अगर करने की कोशिश करेंगे ना तो आप फंसेंगे। तो डोंट ट्राई टू ओवर थिंक, बस रूल जहन में बिठाएं और अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्राफिकली जब ग्राफ्स इन्वॉल्व हैं और बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे तो फिर कंफ्यूजन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लिहाजा समझ लें कॉन्सेप्ट को और फिर थिंकिंग को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। हमेशा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा ओवर थिंक करने से ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। कॉन्सेप्ट अलबत्ता क्लियर होना चाहिए, सवालात करने की काबिलियत होनी चाहिए, लेकिन बहुत ओवर थिंक करने से, वो भी वक्त से पहले। अभी सवाल जब तक नहीं देखेंगे तो थिंकिंग का मयार कहाँ से सामने आएगा। तो क्वेश्चन देखकर मजीद क्लैरिफिकेशन आएगी इंशाल्लाह दिमाग के अंदर। तो जो मैं बात कर रहा था वो क्या कर रहा था कि भाई अगर दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कंबाइन होती हैं, और दो वर्टिकल भी वो वाली जिसमें एक मल्टीप्लिकेशन वाली कैटेगरी हो और एक एडिशन वाली हो, तो फिर जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस फॉलो होता है दैट इज नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एज यूज्ड इन अरिथमेटिक। वो जो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो बॉडमास है। और बॉडमास के नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक ब्रैकेट ओपन होते हैं, फिर डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अभी मैंने जैसे एम और ए की बात करनी है ना, क्योंकि मैंने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को एक कैटेगरी बना के एम के जुमरे में ले लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक कैटेगरी बना के ए के जुमरे में ले लिया। तो अगर मैं एम और ए की बात करता हूँ तो नॉर्मल ऑर्डर ऑपरेशन के मुताबिक पहले एम होना चाहिए फिर ए होना चाहिए। मतलब पहले मल्टीप्लाई वाली ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए फिर एडिशन वाली होनी चाहिए। तो अगर दो वर्टिकल कंबाइन हो, एक एम वाली और एक ए वाली, तो पहले एम वाली को तरजीह देंगे, सबसे पहले एम वाली को डिफाइन करेंगे फिर ए वाली को डिफाइन करेंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ ऑर्डर लिख दूं तो मल्टीप्लिकेशन वाली रिफ्लेक्शन है पहले, अगर ये वाला केस आ गया रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन वाला, तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाली कैटेगरी यानी कि रिफ्लेक्शन अप्लाई होगी और फिर ट्रांसलेशन वाली कैटेगरी यानी कि पहले रिफ्लेक्शन को बयान करना पड़ेगा फिर ट्रांसलेशन। इसी तरह अगर स्ट्रेच और ट्रांसलेशन है तो स्ट्रेच और ट्रांसलेशन में फिर यही है कि ये मल्टीप्लाई वाली है और ये एडिशन वाली है, तो पहले हम मल्टीप्लाई वाली को तरजीह देंगे नॉर्मल ऑर्डर ऑपरेशंस के मुताबिक और फिर उसके बाद एडिशन वाली। तो यहाँ भी ऑर्डर यही चलेगा कि पहले नंबर 1 स्ट्रेच बयान होगी, उसके बाद ट्रांसलेशन बयान होगी। मतलब रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन का अगर कॉम्बो आ जाता है और दोनों वाई को अफेक्ट कर रही हैं तो पहले रिफ्लेक्शन बयान होगी फिर ट्रांसलेशन बयान होगी। और अगर स्ट्रेच और ट्रांसलेशन का कॉम्बो आ जाता है और दोनों की दोनों वाई को अफेक्ट कर रही हैं तो पहले स्ट्रेच बयान होगी फिर ट्रांसलेशन बयान होगी। ये मैंने नंबर 1 2 का मतलब यही है, ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। और फिर आखिरी बुलेट कहता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलो द ऑपोजिट ऑर्डर टू द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस follow the opposite order to the normal order of operations as used in arithmetic। अब opposite order का मतलब ये है कि जो बॉडमास का ऑर्डर है उससे उल्टा ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर फॉलो करना है। लेकिन अभी तो हम ज्यादा बात कर नहीं रहे, हम तो एम और ए की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पहले ए फिर एम। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब है पहले ए फिर एम, ये लिखा हुआ भी। वर्टिकल में पहले एम वाली फिर ए वाली, लेकिन हॉरिजॉन्टल में पहले ए वाली फिर एम वाली। अब पहले ए वाली से मुराद क्या है, पहले ट्रांसलेशन बयान होगी फिर मल्टीप्लिकेशन वाली बयान होगी, यानी कि रिफ्लेक्शन या स्ट्रेच में से बयान होगी। तो अब ये वाला देख लेते हैं। अगर रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन मर्ज होते हैं, ये एडिशन वाली कैटेगरी या मल्टीप्लाई वाली कैटेगरी, तो पहले, और दोनों के दोनों एक्स को अफेक्ट कर रही है, तो पहले एडिशन वाली बयान होगी फिर मल्टीप्लिकेशन वाली। तो अब ऑर्डर बदल गया, अब ये पहले बयान होगी और अब ये वाली बाद में बयान होगी। इसी तरह अगर स्ट्रेच और ट्रांसलेशन कंबाइन हो जाती है, स्ट्रेच और ट्रांसलेशन को कंबाइन कर लेते हैं, तो फिर पहले एडिशन वाली फिर मल्टीप्लिकेशन वाली, मतलब पहले ट्रांसलेशन बयान होगी उसके बाद स्ट्रेच को बयान करेंगे। तो अगर दोनों वाई को अफेक्ट कर रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई वाली फिर ए वाली नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के मुताबिक,
1 2, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन अगर दोनों एक्स को अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो पहले एडिशन वाली फिर मल्टीप्लिकेशन वाली, मतलब पहले ट्रांसलेशन फिर रिफ्लेक्शन, या अगर स्ट्रेच और ट्रांसलेशन है तो पहले ट्रांसलेशन फिर स्ट्रेच। 4 किस्म के सिनेरियोज हैं, ऑर्डर के साथ बयान कर दिए कि कब कौन सा पहले बयान होगा। मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो वो रीजन करके पूछ सकता हूँ। क्लियर है तो लिख दें सर इट्स क्लियर, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सही है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये नोट कर लिया आपने, टेबल बना लिया यकीन अपने पास, ये नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, आप देख कर आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह। भाई लिख लिया करें, ऐसे नहीं लिखी तो स्क्रीनशॉट ले लें फिर लिख लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो मैंने बात की इसको हम यहाँ देख लेते हैं। कंबाइनिंग टू वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको क्या बताया कि जब वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन होगी तो पहले मल्टीप्लाई वाली होगी फिर एडिशन वाली होगी। अब यहाँ भी कोई इस तरह का मामला है कि स्ट्रेच और ट्रांसलेशन कंबाइन है, दोनों वाई को अफेक्ट कर रही हैं, और स्ट्रेच और ट्रांसलेशन कंबाइन है। तो हमें पहले ही पता था कि पहले स्ट्रेच वाली अप्लाई होगी फिर ट्रांसलेशन वाली अप्लाई होगी। ये यहाँ फॉलो भी किया हुआ है, आइए देखते हैं। Combining two vertical transformation, the graph of y equals to fx is transformed to the graph of y equals to a fx plus। अब जरा एक बच्चा कह सकता है कि सर मैं एक काम करता हूँ, मेरा दिल पहले ट्रांसलेशन को बयान करने का हो रहा है, तो मैं पहले एफ एक्स प्लस के कर लेता हूँ, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स को पहले वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस के बना लेता हूँ, फिर एंड में फिर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब सोचिएगा कि अगर फंक्शन में पहले के ऐड हो जाए और फिर पूरा फंक्शन ए से मल्टीप्लाई हो, तो फिर सिर्फ ये ए एफ एक्स से मल्टीप्लाई नहीं, ए जो है एफ एक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि के से भी मल्टीप्लाई होगा, और इम्पैक्ट हो जाएगा ए एफ एक्स प्लस ए के। ये गलत हो जाएगा, मैं तो ये चाहता ही नहीं था, मैं तो ए एफ एक्स प्लस के चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मल्टीप्लीकेशन वाली है और एक एडिशन वाली है और दोनों वर्टिकल है, मतलब दोनों वाई को अफेक्ट कर रही हैं, तो पहले मल्टीप्लाई वाली फिर ऐड वाली, मतलब पहले एफ एक्स को आप बनाएंगे ए एफ एक्स, पूरे फंक्शन को आपने ए से पहले मल्टीप्लाई करना है, ए एफ एक्स बनाना है, फिर जब मल्टीप्लाई करके ए एफ एक्स हासिल हो जाएगा तो एंड में के को ऐड कर दें। अगर आप के को पहले ऐड करेंगे और फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो जरूरी क्या हुआ कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फिर हमें ऐड करना है, नॉर्मल ऑर्डर ऑपरेशन को फॉलो करना है। और पहले मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि पहले स्ट्रेच बयान होगी, फिर एडिशन का मतलब ये है कि फिर ट्रांसलेशन बयान होगी। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि पहले वाई को टू एफ एक्स जो है वाई को टू ए एफ एक्स में कन्वर्ट हुआ, और फिर ए एफ एक्स जो है ए एफ एक्स प्लस के में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए एफ एक्स में कन्वर्ट हुआ, तो ये वाई कोऑर्डिनेट पूरा फंक्शन ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके। तो स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन फैक्टरिंग, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेच होता है उसका फैक्टर वही रहता है जो नंबर लिखा हुआ है। तो इट इज स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन फैक्टरिंग, इसीलिए लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द फंक्शन बाई, सबसे पहले जो फंक्शन एफ एक्स था उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के बाद अब पूरे फंक्शन में मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना है, तो पहले ए एफ एक्स तो आ चुका था, अब एन में प्लस के करूंगा। पूरा फंक्शन में ऐड होने का मतलब ट्रांसलेशन है, और ये वाई कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करेगी, तो ट्रांसलेशन बाय जीरो के। नाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम y equals to fx to afx, and then we have shifted from afx to afx plus k। ये प्लस के बयान हुआ है कि ट्रांसलेट बाय जीरो के, क्योंकि दिस इज वर्टिकल ट्रांसलेशन, विच मीन्स एड के टू द एंटायर फंक्शन, जैसे कि आपको हुआ हुआ नजर आ रहा है। तो कंबाइनिंग टू वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको भी आपने ग्राफिकली डायग्रामेटिकली समझा दिया कि पहले क्या बयान होगा बाद में क्या बयान होगा, और
बयान क्या करना था एक्चुअली, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ऑर्डर यही फॉलो होगा, वरना मार्क्स कट जाएंगे। मुझे बताएं, क्या ये वर्टिकल वाली बात समझ आ रही है? कंबाइनिंग टू वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात री हो गई सबको? सब एक्नॉलेज कर दें। जी लाइबल होता है, क्या क्लियर नहीं है मुझे बताएं, माइक पे आए। देखिए पहले ए पहले एक फंक्शन था y इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर मैं फंक्शन पूरे फंक्शन में k को ऐड कर दूंगा और फिर मैं कहूंगा पूरे फंक्शन से a मल्टीप्लाई करवाओ, तो मेरा आंसर आ जाएगा ए एफ एक्स प्लस ए के। जबकि मुझे ए एफ एक्स प्लस के चाहिए था, ए एफ एक्स प्लस ए के नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब पहले ऐड करके मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो गड़बड़ आ जाएगी। तो गाइडेंस भी तो यही है कि एक स्ट्रेच है और एक ट्रांसलेशन है, मतलब एक मल्टीप्लाई वाली कैटेगरी, एक एडिशन वाली कैटेगरी है। और दोनों की दोनों y को अफेक्ट कर रही है, चेंज इन y हो रहा है यहाँ पर। और एक मल्टीप्लीकेशन वाली, एक एडिशन वाली है। तो अगर दोनों की दोनों वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो y कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करे, तो पहले आपने नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉलो करना है, यानी कि पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है फिर एडिशन करनी है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब ये है कि जो मल्टीप्लाई हो रही है, नंबर मल्टीप्लाई होता है ना स्ट्रेच, इसका मतलब पहले हमें स्ट्रेच बयान करना है, फिर एडिशन वाली बयान करनी है, मतलब फिर ट्रांसलेशन बयान करना है। तो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट डिफाइन स्ट्रेच एंड देन डिफाइन द ट्रांसलेशन। अब लाइबल लाइबल होता, अब आप मुझे बता दें, अगर मसला है तो मैं आपको इलेबरेट कर देता हूँ माइक पे। समझ में आ गया? सही है। तो अगर दो वर्टिकल कंबाइन हो रही हैं जैसे कि यहाँ पर, तो पहले मल्टीप्लाई वाली फिर एडिशन वाली। लिखा हुआ भी है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज नॉर्मल और ऑर्डर ऑपरेशन, मतलब पहले मल्टीप्लाई वाली फिर एडिशन वाली। तो ए जो है वो मल्टीप्लाई वाली है और प्लस के जो है वो एडिशन वाली है, तो पहले मल्टीप्लाई वाली फिर एडिशन वाली, मतलब पहले स्ट्रेच और उसके बाद ट्रांसलेशन। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखिए कंबाइनिंग टू हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब दो हॉरिजॉन्टल का मतलब दोनों एक्स को अफेक्ट कर रही है। तो अब रिफ्लेक्शन विथ ट्रांसलेशन हो सकता है या स्ट्रेच विथ ट्रांसलेशन हो सकता है। यहाँ पर ऑर्डर क्या फॉलो हो रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर दोनों की दोनों एक्स हैं, दोनों की दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को अफेक्ट कर रही हैं, दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस एक्स कोऑर्डिनेट को अफेक्ट कर रही हैं, और एक मल्टीप्लिकेशन वाली टाइप है एक एडिशन वाली टाइप, दोनों एक्स को अफेक्ट कर रही हैं, और एक मल्टीप्लिकेशन वाली टाइप है और एक एडिशन वाली टाइप है। तो फिर ऐसे केस में ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ऑपोजिट ऑर्डर फॉलो करें टू द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब ये है कि पहले आप एडिशन करें नंबर वन पे, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करें। पहले एडिशन करनी है फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्यों, वजह देखें। एक्स चेंज हो रहा है तो एक्स विद इन द ब्रैकेट चेंज होता है। तो अगर कोई बंदा कहे कि पहले मैं एक्स को बी एक्स से रिप्लेस करके बी एक्स बना देता हूँ, एफ एक्स था, उसने पहले बी एक्स बना दिया। अब क्योंकि एक्स जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है उसमें एक्स रिप्लेस किया जाता है, एक्स को रिप्लेस करते हैं। तो अगर कोई बंदा वाई को टू एफ एक्स में एक्स को बदल के बी एक्स कर दे, और फिर बी एक्स को बदलना चाह के एक्स में चेंज करे, चेंज तो खाली एक्स में करने की इजाजत थी, तो फिर वो जब कोई बंदा ये वाला ऑर्डर फॉलो करने जाता है कि एफ एक्स से पहले एफ बी एक्स बनाता है और फिर पूरे कांस्टेंट को वो बी एक्स में ऐड करने की कोशिश करता है, नहीं, पहले एफ एक्स करता है फिर बी एक्स करता है और फिर एक्स को रिप्लेस करता है एक्स प्लस सी से। तो फिर खाली एक्स प्लस सी जो है, एक्स एक्स प्लस सी से रिप्लेस होने के बाद ये एक्स प्लस सी पूरा बी से मल्टीप्लाई होता है, तो ये बी एक्स प्लस बी सी बन जाता है। जबकि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ बी एक्स प्लस सी चाहिए था, बी एक्स प्लस बी सी नहीं चाहिए था। तो अगर हम पहले गलती से स्ट्रेच कर लेंगे और फिर ट्रांसलेशन कर देंगे तो ये वाला इम्पैक्ट आ जाएगा, और ये चीज तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये तो सही है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या करना है
कि जब भी हमारे पास दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक चेंज इन एक्स और एक चेंज इन, दोनों चेंज इन एक्स है, और एक ट्रांसलेशन है और एक रिफ्लेक्शन है, तो फिर पहले कौन सी होनी है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल की कॉम्बिनेशन है तो ऑपोजिट ऑर्डर फॉलो होना है, तो द नॉर्मल ऑर्डर ऑपरेशन। इसका मतलब पहले जो है ये मल्टीप्लीकेशन वाली जो टाइप है, नहीं, पहले एडिशन वाली जो टाइप है उसको देखेंगे, और फिर मल्टीप्लीकेशन वाली टाइप है उसको देखेंगे। फर्स्ट ए देन एम। तो यहाँ भी देखें, पहले ट्रांसलेशन हुई है फिर स्ट्रेच हुआ। अच्छा, अब सवाल समझे। तो एफ एक्स था, इस एक्स को रिप्लेस विद इन द ब्रैकेट, तो एक्स तब्दील होता है, तो एफ एक्स था, ये एक्स रिप्लेस होके एक्स प्लस सी बन गया। तो हमने क्या, इट्स ट्रांसलेशन बाय माइनस सी जीरो, ये हम पहले देख चुके थे कि अगर प्लस सी है तो यहाँ माइनस आता है, तो इट्स ट्रांसलेशन बाय माइनस सी जीरो। तो पहले हमने एक्स को एक्स प्लस सी से रिप्लेस किया। अब एक्स प्लस सी में जो एक्स है, उस एक्स को रिप्लेस करने की टर्न, क्योंकि रिप्लेस हमेशा फंक्शन में एक्स होता है, तो एक्स को पहले हमने एक्स प्लस सी से रिप्लेस किया। फिर ये जो एक्स नजर आ रहा है, इस एक्स को बी एक्स से रिप्लेस किया, तो ये वाई को एफ एक्स से वाई को एफ एक्स प्लस सी बना, और वाई को एफ बी एक्स प्लस सी बन गया। तो पहले एडिशन वाली की तो एक्स एक्स प्लस सी से रिप्लेस हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन वाली की जिसमें एक्स जो है वो बी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ। ये यहाँ लिखा हुआ भी है, ट्रांसलेट बाय माइनस सी रो रिप्लेस एक्स विद एक्स प्लस सी एंड स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन फैक्टर वन अपॉन बी। क्योंकि यहाँ बी लिखा हुआ है तो ऑपोजिट रेसिप्रोकल स्केल फैक्टर होता है, तो ये हो गया स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन फैक्टर वन अपॉन बी, यानी कि रिप्लेस एक्स विद बी एक्स। तो पहले रिप्लेस एक्स विद एक्स प्लस सी, एडिशन वाली पहले, फिर रिप्लेस एक्स विद बी एक्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाली बाद, और फिर मेरे पास आंसर एफ बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। मैंने करके भी बताया कि एफ एक्स को पहले एफ बी एक्स बनाया, फिर एफ बी एक्स में जो एक्स है उसको रिप्लेस किया, तो बी एक्स प्लस बी सी हो जाएगा, जो कि मुझे मतलूब ही नहीं था। तो पहला वाला ऑर्डर जो है वो सबसे बेस्ट है और सबसे प्रेफर्ड है, ये वाला। फर्स्ट फॉलो द एफ एक्स, एंड देन पहले एफ एक्स को एफ एक्स प्लस सी से रिप्लेस करें, और फिर एक्स प्लस सी के एक्स को बी एक्स से रिप्लेस करें। सही है। तो पहले ट्रांसलेशन बयान होगी फिर स्ट्रेच बयान होगा। मुझे बताएं, ये टू हॉरिजॉन्टल की कहानी समझ में आई नहीं आई भाई? मैं तो बोल बोल के थक गया, लेकिन आप मुझे बता दें, एक्नॉलेज करें, बात समझ आ रही है? अच्छा, ये हमारी कहानी हो गई कि ये हमारे एक्सपेक्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन की मुकम्मल हो गई। सही है, कॉम्बिनेशन का एक्सपेक्ट रह गया था। अब हम पास पेपर की शुरुआत करते हैं। पास पेपर के क्योंकि 2020 से एंटर हुआ है टॉपिक, ये 2020 से पहले नहीं था, इसलिए पास पेपर आपको नजर नहीं आएंगे, 2020 से ही नजर आएंगे। बहुत सिंपल सवाल है पहला वाला भी। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, मार्क्स देखें कितने। हर ट्रांसफॉर्मेशन को बयान करने के 2 नंबर मिल रहे होते हैं, थिंग्स आर वेरी सिंपल। अब मैं अगर आपसे पूछूं सवाल क्या है, सवाल पढ़ लें। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1 प्लस एफ हाफ एक्स। Describe fully the two single transformations which have been combined. Describe fully the two single transformations which have been combined to give the resulting transformation. Resulting transformation जो आपको नजर आ रही है, जो जो अल्टीमेटली ग्राफ, कन्वर्टेड ग्राफ आपको बना हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा है ना कि द ग्राफ इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ ऑफ 1 प्लस हाफ एफ हाफ एक्स। तो वो डिस्क्राइब करने का कह रहा है कि आप बयान करो। तो अब सबसे पहले एक सवाल, क्या यहाँ पर दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, दोनों वर्टिकल हैं, या एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है? पहले तो ये बता। और क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन का जो कॉम्बिनेशन की वजह से ऑर्डर मैटर करेगा, या किसी भी ऑर्डर में डिस्क्राइब कर सकते हैं? आंसर नहीं पूछा अभी मैंने, अभी जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे। क्या यहाँ ऑर्डर मैटर करेगा, या यहाँ कोई भी ऑर्डर में काम कर सकते हैं?
जो अब तक रूल्स पढ़े थे उसको मैंने कहा ना, हर सवाल को उस सोच से ही देखेंगे कि जो सोच हमने आपको पढ़ाई। क्या यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा? जी है सर, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। तो मुझे बताओ ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा? ऑर्डर विल नॉट मैटर, वेरी गुड ईसा। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है तो हम किसी भी ऑर्डर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यस हमजा, वेरी गुड, इट वोंट। ऑर्डर डज नॉट मैटर ओवर हियर। क्यों? क्योंकि मसला तब आता है जब दोनों वर्टिकल हो या दोनों हॉरिजॉन्टल हो, और दोनों वर्टिकल भी अलग अलग नस्ल वाली, एक वर्टिकल मल्टीप्लाई वाली नस्ल और एक एडिशन वाली नस्ल। और सेम फॉर हॉरिजॉन्टल, दोनों अगर वर्टिकल हैं तो मसला आ सकता है, दोनों हॉरिजॉन्टल तो मसला आ सकता है। अब यहाँ देखें तो एक जो है आपके एक्स एक्स के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स को अफेक्ट कर रही है, और एक ओवरऑल फंक्शन में एक नंबर ऐड हो रहा है तो एक वाई को अफेक्ट कर रही है। तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है और एक वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, लिहाजा यहाँ पर ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। किसी भी ऑर्डर में आप डिस्क्राइब करेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब जरा मुझे हर बच्चा आंसर 2-4 मिनट, 1-2 मिनट में दे रहा हूँ, सोचें और मुझे आंसर टाइप करके दें। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पर है उनको डिस्क्राइब करें अपने अल्फाजों में, जो मैंने आपको जो अंदाज समझाया है, जो अंदाजे बयां, उसको फॉलो करते हुए आंसर दें। हाँ भाई, सब सो रहे हैं, खाली 2 बच्चों के जवाब आए हैं। हाँ, वेरी गुड ईसा, वेरी गुड हसन, परफेक्ट बयान किया है। क्योंकि और किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखें, पहले एफ एक्स था, एफ हाफ एक्स हो गया, तो एक्स जो है वो हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोई नंबर अदर देन -1 मल्टीप्लाई हो तो वो स्ट्रेच होता है। और एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, देयरफॉर इट इज स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन। और स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन में आपको बताया था कि आपका जो स्केल फैक्टर होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर होता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। लिहाजा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ है, तो स्ट्रेच फैक्टर विल बी 2। तो पहली हो जाएगी स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन बाय स्ट्रेच फैक्टर 2। उसके बाद पूरा फंक्शन 1 से ऐड हो रहा है, तो इट्स ट्रांसलेशन बाय 0 1। ट्रांसलेशन बाय 0 1। तो ट्रांसलेशन बाय 0 1 एंड स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन बाय फैक्टर 2। ये किसी भी ऑर्डर में आप बयान कर दें, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम किस बेसिस पर आंसर दे रही है ये भी देखिए। स्ट्रेच फैक्टर 2 इन एक्स डायरेक्शन, मैंने कहा था ना कि अक्सर वो ऑल्टरनेटिव में लिखता है कि अगर स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है तो वाई एक्सिस इनवेरिएंट के थ्रू भी बयान किया जा सकता है। ये मैंने आपको इनवेरिएंट लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम यूजुअली ये फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 इन द एक्स डायरेक्शन, 2 नंबर आपको यहाँ मिल गए। और ट्रांसलेशन और शिफ्ट का लफ्ज भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, हम ट्रांसलेशन ही यूज करते हैं। ट्रांसलेशन, और ये है भी शुरू शुरू में ना,
ज्यादा ज्यादा ओपन छोड़ता है वो मार्किंग स्कीम, फिर आहिस्ते आहिस्ते टाइट करता है, क्योंकि पहला साल था ना, इसलिए थोड़ा सा आगे जाके आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ट्रांसलेशन का लफ्ज नजर आएगा, शिफ्ट का लफ्ज नजर नहीं आएगा। तो आप जो फॉलो करवाया है वो फॉलो करेंगे। इट्स ट्रांसलेशन 1 यूनिट इन वाई डायरेक्शन, या इससे बेहतर तरीका जो हम फॉलो करते हैं वो क्या है, ट्रांसलेशन बाय 0 1, ट्रांसलेशन बाय 0 1। तो स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन विद स्केल फैक्टर 2 एंड ट्रांसलेशन बाय 0 1। 2 नंबर आपको यहाँ मिल गए, 2 नंबर आपको यहाँ मिल गए, 4 नंबर का सवाल मुकम्मल हो गया। सही है। सॉल्व नहीं किया मैंने, लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया मेरे ख्याल से। और ये किसी भी ऑर्डर में कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मुझे एक्नॉलेज करें क्वेश्चन 1 सबको समझ आया है, और पार्टिसिपेशन एक्टिवली रखें ताकि अगले सवाल पे आऊँ तो कम से कम पार्टिसिपेशन तो आ रही हो। एक्नॉलेज करें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहला सवाल मुकम्मल होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इन ईच ऑफ पार्ट्स ए बी एंड सी, the graph shown with solid line has equation y equals to fx. The graph shown with broken line is a transformation of y equals to fx. तो ये solid line है, ये fx है, और जो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। सही। अब कह रहा है स्टेट इन टर्म्स ऑफ एफ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ शोन विथ ब्रोकन लाइन। अब आपका जो इस वक्त इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू fx है। तो कह रहा है, तो वो ये कह रहा है कि fx सॉलिड ब्रोकन लाइंस है, और ये दूसरा ग्राफ है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये डॉटेड लाइंस है। तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा रूल्स क्या हैं, उसके बाद फिर हम इन टर्म्स ऑफ एफ जो है वो इक्वेशन ऑफ द ग्राफ शोन विद ब्रोकन लाइन। अब जैसे सॉलिड का y इक्वल्स टू fx है ना, तो ब्रोकन का क्या होगा, y इक्वल्स जैसे ए एफ एक्स, ए एफ बी एक्स प्लस सी, उस फॉर्म में आपसे मांग रहा है इस फॉर्म में मांग रहा है। ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में आपसे आंसर मांगा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन 1 में ये फॉर्म दी हुई थी और मुझे कहा था बयान करो, और अब क्वेश्चन नंबर 2 में बयान किया है और मुझे बोला ये वाली फॉर्म दो। अच्छा, बयान भी अल्फाजों में नहीं किया हुआ, डायग्राम बना के किया हुआ है। अब मुझे डायग्राम ऑब्जर्व करके बताएं कि डायग्राम के मुताबिक आपको क्या लगता है क्या हुआ है, व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड। डायग्राम देखकर कौन सी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है कि कौन सी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, पहले ये सोचेंगे। फिर जब वो ट्रांसलेशन हो गई है तो उसका रूल जो है वो अप्लाई करके और मुझे इक्वेशन बताएंगे फाइनली। पहले सोचें, ये बताएं, 2 चीजें बतानी है आपने, नेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, और उसके बाद फिर जो यहाँ जो इसने मांगा है इक्वेशन ऑफ द ग्राफ शोन विद ब्रोकन लाइन, जो ब्रोकन लाइन वाला ग्राफ है उसका इक्वेशन बताना है। तो आप इक्वेशन भी बताएं, पहले बयान करें उसके बाद इक्वेशन बताएं। और ये रिफ्लेक्शन का लिखना अधूरा स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्शन कौन सी एक्सिस में पूरा बयान करें। देखिए, सब पार्टिसिपेट नहीं करते ना, ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिसने पार्टिसिपेशन की है तकरीबन ने सही की है, कुछ ने रिफ्लेक्शन ने एक्स लिख दिया है। बेटा देखें, एक्स की साइन चेंज हो रही है, +1 से -1 पे चलेगा, एक्स +2 से -2 पे चलेगा, एक्स +3 से -3 पे चला गया, एक्स की साइन चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हो रही है ना। एक्स की साइन चेंज हो रही है मतलब रिफ्लेक्शन कौन सी एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो अगर मैं बयान करूंगा तो आई विल डिफाइन दिस इज रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, और रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है, लेकिन साइन किसकी चेंज हो रही है, एक्स की। तो एक्स की साइन चेंज होने का मतलब है कि पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक्स माइनस से मल्टीप्लाई होगा।
यहाँ पर जो हमारा रूल आ गया दैट इज y इक्वल्स टू f माइनस एक्स। ये मेरा मैं यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल्स टू f माइनस एक्स। पहले रूल जहन में होगा तो मैं ये लग सकता हूँ ना। मुझे नजर आया कि रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस है, मतलब x की साइन चेंज हो रही है, x की साइन चेंज हो रही है, मतलब जो y इक्वल्स टू एफ एक्स है उसका x माइनस वन से मल्टीप्लाई हो, तो y इक्वल्स टू f माइनस एक्स बन जाएगा। सब अगला ग्राफ देखते हैं। सही है भाई, टू का पार्ट है मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया। पार्ट बी देखते हैं। State in terms of f the equation of the graph shown with broken lines. State the equation of f. State in terms of f the equation of the graph shown with broken lines. या फिर वो ये सॉलिड लाइन वाला जो है वो हमारा एफ एक्स है, और डॉटेड लाइन वाला मुझे दूसरा ग्राफ दिया हुआ है और मुझे कह रहा है कि इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन बताने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि कौन से किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन बयान करें मुझे चैट में, और ट्रांसफॉर्मेशन बयान करने के बाद फिर मुझे इक्वेशन भी बताएं। मैं फिर वेट कर रहा हूँ आपका, जल्दी से पार्टिसिपेट करें, बट सबने पार्टिसिपेट करना है, ट्राई करनी है हो क्या रहा है। अब देखिए पार्टिसिपेशन लिमिटेड है, सबकी पार्टिसिपेशन आनी चाहिए। अच्छा कभी कंफ्यूजन हो ना तो कोऑर्डिनेट्स लिख लिया करें। देखिए ग्राफिकली तो वाजे तौर पे समझ आ रहा है, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिखने जाएंगे ना, जैसे आप लिखेंगे 1,2 और फिर फॉरन लिखेंगे उसी की रिफ्लेक्शन -1 -1 2 लिखेंगे, आपको समझ आएगा एक्स की साइन चेंज हो रही है। फिर आप लिखेंगे 2 1, और साथ साथ आप लिखेंगे -2, सॉरी 2 2, हाँ नहीं 2 1 लिखेंगे और फिर -2 1 लिखेंगे, तो आपको समझ आएगा वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स की साइन चेंज हो रही है। फिर आप लिखेंगे 3 3, और दूसरी जगह आप लिखेंगे -3 3, आपको समझ आएगा कि एक्स की साइन चेंज हो रही है। तो कोऑर्डिनेट्स लिखकर कंपेयर करने से बहुत आसानी होती है। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स नोट कर लें, लेट सपोज आपका पहला कोऑर्डिनेट जो है ये वाला है 1 2, ये 1 4 बन गया आपको। सोचें 1 2 जो है वो 1 4 बन गया। अब लिखना शुरू करें, 1 2 है, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। 1 2 था, फिर एक कोऑर्डिनेट आपका था 2 1, एक कोऑर्डिनेट आपका था 3 3, और आफ्टर में क्या हो गया, आफ्टर में 1 2 वाला बन गया 1 4, 2 1 वाला बन गया जो है वो 2 2, 3 3 वाला बन गया 3 6। तो आप देख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट 2 से 4 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 1 से 2 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 3 से 6 हो गया। तो आपको नजर आ रहा है तमाम वाई कोऑर्डिनेट्स डबल हो रहे हैं, जबकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम रह रहे हैं। जैसे ये बात आपने पिक की कि तमाम वाई कोऑर्डिनेट्स डबल हो रहे हैं, आप समझ गए दिस इज स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर 2। इसका मतलब पूरा फंक्शन वाई जब चेंज होता है पूरा फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वाई इक्वल्स टू 2 f(x) हो गया। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा वाई इक्वल्स टू 2 f(x)। कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करने से बहुत फायदा होता है। यहाँ भी अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट आ रहा है, आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे बिफोर, वैसे तो आना ही नहीं चाहिए, इतना क्लियर है बिल्कुल, रिफ्लेक्शन वाजे तौर पे नजर आ रही है, लेकिन मैं एक टिप बता रहा हूँ कि कभी भी गलती हो ना
और यहाँ तो सिंगल सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसलिए मसला ही कोई नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट कंपैरिजन हो पा रहा है। अगर एक साथ दो तीन किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो कोऑर्डिनेट्स लिखने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि क्या होता है फिर एक्स में चेंज आ रहा होता है तो उससे आप एक्स को बयान कर देते हैं, वाई में चेंज आ रहा होता है तो उससे आप वाई को बयान कर देते हैं, उससे बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन अभी तो खाली सिंगल सिंगल है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कैसे आप पकड़ सकते हैं। देखिए 1 2 था, -1 2 हो गया, 2 1 था, -2 1 हो गया। ये मैंने आपको लिखकर पहले भी बता दिया था, लेकिन मैंने कहा आपको डायरेक्ट और मजीद लिखकर बता दूं, -3 3। अब आप देखें, एक्स की साइन चेंज, एक्स की साइन चेंज, एक्स की साइन, आप फौरन समझ गए एक्स की साइन चेंज का मतलब सर ने बताया था रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। बयान करना है बयान कर दिया, और बयान नहीं करना तो समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन एक्स की साइन चेंज हो रही है, मतलब पूरा एक्स माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अगला हो गया y को 2f(x). सब पार्ट सी की अगर हम बात करें, स्टेट इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ शोन विद ब्रोकन लाइंस। अब आपके सामने फिर एक fx है और एक उसकी रिफ्लेक्शन। देखकर भी, ऑब्जर्व करके भी बच्चे को पता चल रहा है, क्योंकि ये है सिंगल सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, एक साथ होती है ना दो तीन, तो फिर और ज्यादा मुश्किल होता है सोचना। वो तो उस वक्त भी जाता है लेकिन सोचना ज्यादा पड़ता है। यहाँ पर आप देखें एक सिंगल सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। अब इसको जरा बयान करें, पार्ट सी को सोचें और बयान करें पहले, और बयान करने के बाद फिर इक्वेशन एक्सप्रेस करें। बहुत मुश्किल है भाई आप लोग से पार्टिसिपेट करवाना, इक्का दुक्का के अलावा कोई जवाब ही नहीं देता। फायदा नहीं है, ज्यादा सवाल हम ऐसे कर नहीं सकते ना। और 500 के सिर्फ 13 सवाल आते हैं, अगर मैं करवा दूंगा तो आप लोग क्या सोचोगे फिर। तो ये पार्ट करवा के क्लास को हम एंड करेंगे, मैं फाइल अपलोड करूंगा आज शाम तक इंशाल्लाह। फिर आप लोग सवाल इंडिपेंडेंटली ट्राई करके, तमाम सवाल 13 क्वेश्चन हैं, 13 के 13 क्वेश्चन करके। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के 21 सवाल होने चाहिए 2020 21 22 में, क्योंकि 7 पेपर्स पर ईयर के हिसाब से 21 क्वेश्चन होते हैं। 13 यहाँ पर है, 8 क्वेश्चन आप समझ लें ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी कंबाइन होकर आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में मिलेगा, और अभी हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे बाद में जाके, दैट इज द थर्ड लास्ट टॉपिक। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से पहले P1 का द थर्ड लास्ट टॉपिक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। उसके साथ भी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के साथ आपको नजर आएगी। आइडिया आपको यहाँ मिल जाएगा, ये 13 क्वेश्चन आपने करके नेक्स्ट क्लास में लाने होंगे। मैंने आपको आइडिया दिया कि अगर कभी ग्राफ्स दी हो तो आप सबसे बेस्ट, यहाँ तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन थी, आप देख सकते हैं 1 नंबर मिला आपको, यहाँ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन थी 1 नंबर मिला। अब यहाँ जो है
है हालांकि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन पता है 2 नंबर क्यों दे रहा है? क्योंकि ट्रांसलेशन हो रही हैं, लेकिन 2 ट्रांसलेशन हो रही हैं। मतलब ग्राफ लेफ्ट भी जा रहा है और डाउन भी जा रहा है, ग्राफ लेफ्ट भी जा रहा है और डाउन भी जा रहा है। इसका मतलब 2 ट्रांसलेशन हैं, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी। तो या तो हम अलग अलग बयान करें, या फिर अगर एक साथ बयान करते हैं तो ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू एक साथ बयान करते हैं। इसलिए लेकिन अलबत्ता इसने मार्क्स 2 रखे हैं इस चीज के लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप ओरिजिनल के कोऑर्डिनेट्स लिख लें, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर के अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिखें तो 1 2, फिर 2 1, और फिर 3 3। कोऑर्डिनेट्स लिखने से ना इंसान पक्का हो जाता है, बिल्कुल श्योरिटी हो जाती है। और आफ्टर में अगर आप देखें तो आफ्टर में एक कोऑर्डिनेट है -1 0। नहीं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग लिखने हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला नहीं है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला है। -3 -1, -3 -1। अच्छा, फिर ये जो है 2 1 वाला है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -2 -2 वाला है। और फिर जो 3 3 वाला कोऑर्डिनेट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है -1 0। ये आपने कॉरेस्पॉन्डिंग रखने। अच्छा, अब सारे कोऑर्डिनेट लिखने से फायदा ये होता है कि आपके सामने पिक्चर आ जाती है। अब आप देखें, 1 -3 हो गया, 1 से -3 हो गया, -4। 2, इसको बाकी जगह चेक करें। हाँ भाई, 2 से -2 भी -4 है, 3 से -1 भी -4 है। आपने कहा जबरदस्त, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रही है, 4 यूनिट्स लेफ्ट जा रहा है। अच्छा, फिर 2 से -1 देखें, 2 से -1 -3 नजर आ रहा है, 1 से -2 भी -3 नजर आ रहा है, और 3 से 0 भी -3 नजर आ रहा है। आपने कहा हॉरिजॉन्टली -4 है और वर्टिकली -3। तो अगर मैं बयान करूं तो पहले बयान कर दें, तो मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसलेशन, अगर बयान करना होता तो ट्रांसलेशन बाय एक्स में -4 है और वाई में -3 है। ट्रांसलेशन बाय -4 -3, ये पहले आपने अपने पास नोट कर लिया। अब आपको इक्वेशन की फॉर्म देनी है। तो इक्वेशन की फॉर्म में आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है उसमें अगर यहाँ -4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्रैकेट के विद इन +4 हो रहा होगा। तो पहली वाली को अप्लाई करें तो ये हो जाएगा f(x+4), और यहाँ -3 लिखा हुआ है, y में चेंज है तो ये -3 ही होगा। सही है। आई मस्ट अप्रिशिएट ईसा ओवर हियर, बिकॉज ईसा वाज द ओनली वन। नहीं, असद ने भी पार्टिसिपेशन की। असद थोड़ी बस गलती हो गई थी, आपने खाली बयान किया, उसके बाद इक्वेशन नहीं दिया, और बयान करने में भी थोड़ी सी गलती हो गई। बट ईसा इज वेरी परफेक्टली पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ईसा ने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि बिल्कुल परफेक्टली पार्टिसिपेट किया। तो थैंक यू ईसा फॉर द पार्टिसिपेशन। आपने ट्रांसलेशन वेक्टर भी सही पार्टिसिपेशन दी और आपने इक्वेशन भी बिल्कुल परफेक्ट दिया था। सही है। और यस, अब तो मेरी गुफ्तगू शुरू होने के बाद तो फिर बाकी लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया, और थोड़ी बहुत गलतियां बहरहाल अपनी जगह बयान की थी वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। जी हसन, इक्वेशन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। एंड थैंक यू ईसा फॉर द पार्टिसिपेशन। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल कर लिया। सही है। अब मैं चाहता तो मैं और सवालात भी करवा सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि मुझे यहाँ और सवालात करवाने चाहिए, क्योंकि सवालात वैसे ही कम है प्रैक्टिस के लिए पास हुए वाले, और फिर मैं करवा दूंगा तो आप क्या करेंगे? तो इंडिपेंडेंटली सवालात करने से मार्किंग स्कीम से नहीं देखना आपने, ये बात याद रख लें। ये आंसर हम देख चुके हैं, y=f-x, y=2f(x), y=f(x+4 - 3). तो ये f-x, 2f(x) और f(x+4 - 3), सारे हमने जो है आंसर्स मुकम्मल कर लिए। 2 सवाल हमने ट्रांसफॉर्मेशन के पहले 2 सवाल कर लिए हैं। 13 सवाल है, इसका मतलब 11 क्वेश्चन और हैं। क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ इंशाल्लाह इन 2 सवालात पर। अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन के नोट्स को एक दफ़ा प्रॉपर रिकैप करना है, क्योंकि बच्चों की पार्टिसिपेशन नहीं आ रही है। तो आपने प्रॉपर नोट्स को जो है वो अपडेट करना है, और नोट्स को पहले रिव्यू करना है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद एंड में जाके जब रिव्यू हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर पास वापस करने, पास की फाइल में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, और वो आप वहां से देख सकते हैं इंशाल्लाह। सही है। और उसके बाद प्रिंट करके फिर अटेम्प्ट कीजिएगा, सवालात करके लाइएगा अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।